हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूजी साइंस क्लासेस। और हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। और ये उस चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक ही चैप्टर को मुझे नहीं लगता कि हम 1 घंटे के एक शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से हमारा बेस तैयार होना है बायोलॉजी का। जो कि आप 11th-12th की जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका जो बेस होगा वो इसी चैप्टर से यहीं से स्टार्ट होगा। तो एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करना इजी नहीं है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे पार्ट्स में बना रही हूँ। ये वीडियो हमें 5 पार्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। 5 पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगी। इसके अलावा जल्दी ही मैं क्लास 12th के चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आए आप उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि लिविंग क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर का नाम है उससे ही डिफाइन हो रहा है कि हम इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज लिविंग, होता क्या है, किसी को हम लिविंग बोलेंगे कैसे। तो उसी में हम लोग ने लिविंग के बारे में जाना था, क्या होता है लिविंग और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके बेसिस पे हम किसी को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफाइन करते हैं, ओके। अब उसके अलावा जो मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक थी ग्रोथ, वो बता दी है। और आपको अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो उसके लिए आप लोग आई बटन पे क्लिक कर लें, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप वीडियो देख सकते हो। ग्रोथ मैंने कवर कर दिया था। जो अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, में एक रिव्यू दे देती हूँ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो होती है ग्रोथ, ठीक है। क्या होती है? ग्रोथ, ग्रोथ होती है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन टॉपिक यहाँ दिया है, ये रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा होता है मेटाबॉलिज्म होता है, जो इसके बाद मैंने स्लाइड लगाई हुई है मेटाबॉलिज्म की। और इसके अलावा कॉन्शियसनेस या एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट होती तो बहुत सी है, पर ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर दूं, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? सभी ने क्लास 9-10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, वहां पे थोड़ा बहुत बताया गया है, उतना डीपली नहीं बताएगा। उतना डीपली मैं यहाँ भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक पूरा यूनिट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये पूरी यूनिट हम पढ़ेंगे क्लास 12th के, वो फर्स्ट यूनिट ही है क्लास 12th की एनसीईआरटी में, फर्स्ट यूनिट। बट ओवरऑल फर्स्ट यूनिट नहीं है, क्योंकि 11th-12th हम सम अप करते हैं नीट वालों के लिए। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लास 11th के लिए है। जो नीट के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको ये पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी होंगी, क्योंकि यहाँ जो नीट का सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा होता है, ओके। तो ये अभी क्लास 11th के जो भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं बच्चे, ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो आप, उसके बाद ये वीडियो देख लो, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मींस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जैसे हम सब अपने पेरेंट्स से बन के आए हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए एक सोर्स कह सकते हैं उनको, और हम उनके थ्रू आए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स में भी यही होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनसे जो हम लोग बनते हैं, तो वो हम उनके क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, सन कह देते हैं, ठीक है। जैसे ये पेरेंट है तो ये सन है, तो पेरेंट से जो सन बन के आएगा, तो ये एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा, यानी कि पेरेंट से ही मिलके बना है या उनसे ही आया है, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। और जैसे जो लोअर एनिमल्स होते हैं, तो उनमें होता है कि वो अपने ही जो उनके पेरेंट सेल्स होती हैं वही ब्रेक हो जाती हैं और नई सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरह से वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगी रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन का बस मतलब इतना समझ लो कि अपने जैसे किसी नए इंडिविजुअल को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ईदर इट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बट इट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इफ समवन मेक्स देयर न्यू इंडिविजुअल्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई में जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है मोस्टली, वहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मिलियंस के में होता है। फंजाई में जो होता है स्पोर्स जो बनते हैं वो मिलियंस में बनते हैं, बट कुछ ही ग्रो कर पाते हैं। मिलियंस में बनाने का मतलब ही ये है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनमें
सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑफस्प्रिंग होती हैं, जितने ज्यादा डॉटर सेल्स बन के आती हैं, उनके सर्वाइवल रेट उतना कम होता है। इसीलिए वो मिलियंस में जब फॉर्म होते हैं तब एक या दो कोई ग्रो कर पाती है। फंजाई का पढ़ लिया यहाँ पे। हाइड्रा, हाइड्रा इन ईस्ट मल्टीप्लाई बाय बडिंग प्लेनेरिया फ्लैटवर्म जनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकेम अ न्यू वन। ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स की। जो हाइड्रा और ईस्ट होते हैं वो बडिंग के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक बड फॉर्म हो जाती है, बड यानी कि एक छोटा सा उभार निकल आता है वहां पे, उसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है। अभी हम लोग इसको और डीप में नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कह रही हूँ, सॉरी, क्लास 12th में पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म होता है। फ्लैट वर्म क्या होते हैं, जैसे टेप वर्म होते हैं उसी टाइप के फ्लैट वर्म्स बोले जाते हैं उनको, ठीक है। प्लेनेरिया क्या करता है, वो अपना बॉडी पार्ट जो उसका लॉस हो चुका होता है उसको वो फिर से रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। रीजनरेट कर लेता है यानी कि मान लो अगर उसका एक, क्योंकि मतलब हाथ तो नहीं होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस, कि अगर मान लो उसकी एक उंगली कट गई तो वो दोबारा से उंगली उसकी ग्रो कर जाएगी, वही होता है रीजनरेशन, ठीक है। और या उंगली अगर अलग हो गई है तो उससे एक नया पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। इस तरह से उसमें रिप्रोडक्शन चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिविंग बींग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सेल डिवीजन। जो लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी जीवित जंतु या जीवित हैं, वो सब अपने अंदर यानी बॉडी के अंदर से वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट करो, मेटाबॉलिज्म पे आ जाओ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हम लोग सुनते बहुत हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, मेरा मेटाबॉलिज्म में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल रही हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए जरूरी है, उसे मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, आज देख लेते हैं जल्दी से। Chemicals form the basis of every living organism and these chemicals belong to the different size function classes that are constantly changing and converting to form other biomolecules, ठीक है। वो chemicals from the basis of every living organism and these chemicals belong to different size। हमारे बॉडी में जो भी chemicals आते हैं either in the form of vitamins, minerals, ठीक है, जितने भी केमिकल्स आते हैं जो हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए जिंदा रहने के लिए, और वो केमिकल्स किसी भी साइज के हो सकते हैं, उनका कुछ भी फंक्शन हो सकता है, वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि केमिकल्स का साइज क्या है, फंक्शन क्या है उनका, उनकी कौन सी क्लास है, ठीक है, बट वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं वो केमिकल्स और कन्वर्ट किए जा रहे हैं किसी और बायोमोलिक्यूल फॉर्म में। आगे मैं एग्जाम्पल लगाया है मैंने, वो देख लेंगे, ठीक है। यानी केमिकल्स बॉडी में आए, साइज फंक्शन क्लास मैटर नहीं कर रहा है, केमिकल्स आए, उनको चेंज किया गया, ठीक है, वो चेंज हुए, फिर कन्वर्ट कर दिया गया उनको किसी और बायोमोलिक्यूल में, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म में रखेंगे, ठीक है। सॉरी, some total of chemical reaction involved in the biological process collectively termed as metabolism। जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, सम टोटल यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उनको मिला करके मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आ गया सबको समझ में? आ गया तो सब लोग वीडियो लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ओके, इट फॉल्स इनटू टू प्राइमरी कैटेगरीज। कौन? मेटाबॉलिज्म की दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। क्या क्या है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस ऑफ एनी कंपाउंड। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को बनाना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है। एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, इसलिए वो एक एनाबॉलिज्म
प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड। रेस्पिरेशन में होता है, जैसे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वहां, ठीक है। रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस चलता है तो वहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया सबको? एनाबॉलिज्म का मतलब किसी भी कंपाउंड को बनाना और कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी भी कंपाउंड को तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज बन रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है। रुको, ये छोटा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, थोड़ा अच्छा छोटा बनाते हैं। ग्लूकोज एक छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। देखो, ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल, तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ना कैटाबॉलिज्म है। वहीं ग्लूकोज क्या है? छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो यानी छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना एनाबॉलिज्म है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वहीं कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं सबकी क्वेरी दूर कर दूंगी, जिसको जो भी क्वेश्चन होगा। हाँ, अब आ जाता है नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या लिविंग थिंग्स का, वो है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेके किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है, देख लेते हैं। One of the complex feature of living things is the potential to sense the environment or surroundings and respond to environmental stimulus. जो सबसे complex feature है किसी भी living organisms का, किसी भी living thing का, वो ये है कि वो किस तरह से environment को sense कर रहा है या अपने आसपास को sense कर रहा है और उसको वो कैसा response दे रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स फीचर है, हर कोई अलग तरह का रिस्पॉन्स देता है। किसी भी से अगर किसी को सेम स्टिमुलस मिल रहा है एनवायरनमेंट से, पर रिस्पॉन्स लोगों का अलग अलग हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई एनवायरनमेंट को लेके कि अगर हम कैमल जो कि रहता है डेजर्ट्स में, यानी गर्म इलाके में, अगर हम कैमल को ले जाके पोलर रीजन में रख देंगे तो उसका रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट हो गया है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए अलग रिस्पॉन्स देगा। वहीं पोलर बियर जो पोलर रीजन में ही रहते हैं तो उनका रिस्पॉन्स जो होगा उस एनवायरनमेंट के लिए वो अलग होगा। यानी सेम एनवायरमेंटल कंडीशन या सेम स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टिमुलस कैन बी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस है वो केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है। Living things have particular sense organs and through the sense organs it responds to external factors like water, temperature, light, pollutants, other organs. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। सबके पास अपना सेंस ऑर्गन होता है और इन सेंस ऑर्गन्स का यूज करके वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वाटर, टेम्परेचर, लाइट, पॉल्यूटेंट्स, ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं, उसके बाद उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट, however it is very complicated to define living in case of human beings. ह्यूमंस बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे इसमें, तो ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग के लिए ये कहना कि वो लिविंग है या उसको डिफाइन करना है कि ये लिविंग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो यहाँ
एग्जाम्पल है, there are people who are in coma and they don't respond to external stimuli. The function of heart and lungs are replaced by machine. So are they living or non-living? Okay, tell me. बहुत से लोग कोमा में होते हैं और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, पर उनका हार्ट और लंग्स को मशीन के थ्रू फंक्शन कराया जाता है। तो क्या वो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे? कोमा में जो लोग होते हैं वो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे? क्योंकि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उनके हार्ट और लंग्स को मशीन्स के हेल्प से फंक्शन कराया जा रहा है। ओके, सब लोग बताना कमेंट सेक्शन में। इसीलिए कहा गया है मनुष्य एक विचित्र प्राणी है, बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, उसे लिविंग कहना भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमें वो लिविंग कहना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, या स्पेशली कोमा में जो लोग होते हैं उनको। आगे, therefore summing up, living things are constantly evolving, self-replicating and self-regulating interactive complex systems that are capable of responding to an external stimulus. यहाँ पे देखो सब कुछ बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन कर दिया गया सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, यानी उनमें ग्रोथ चल रही है, वो मेंटली भी इवॉल्व हो रहे हैं, जेनेटिकली भी इवॉल्व हो रहे हैं और फिजिकली भी इवॉल्व हो रहे हैं। ओके, सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रेप्लिकेशन पावर होती है, वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने नंबर को, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन का भी उनमें पावर होती है। सेल्फ रेगुलेटिंग, वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने आप को रेगुलेट कर सकेंगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। इंटरैक्टिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम, रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है लिविंग थिंग्स का, स्पेशली ह्यूमंस का बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करने के लिए कैपेबल होती हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, और उनका जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इन सब के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स की ये पर्टिकुलर एक डेफिनेशन हो सकती है। इट माइट बी पॉसिबल कि 1-2 साल में ये भी चेंज हो जाए, कोई और नई डिस्कवरी हो तो वो उस वजह से चेंज हो जाए, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो बता देना क्या नहीं अच्छा लगा है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आई बटन पे पार्ट 1 मिल जाएगा, सब लोग वहां से देख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, सी यू।